कि हमने इंडियन इको रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 1। उससे पहले वाली क्लास में हमारा मनी कंप्लीट हो चुका था। तो मनी के अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मनी के अंदर है क्या, ये पूरी यूनिट है अपने पास, मनी एंड बैंकिंग। ये आपके पास कितने मार्क्स की यूनिट है बताओगे जरा मुझे? 6 मार्क्स की यूनिट है। टोटल 40 मार्क्स की है। मैक्रो मैक्रो में 10 मार्क्स का नेशनल इनकम है। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स। एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट है 12 मार्क्स। गवर्नमेंट बजट है अकेला चैप्टर 6 मार्क्स। और लास्ट में जो बच गया आपके पास बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेक्स एंड बीओपी, ये है आपके पास 6 मार्क्स। कुल मिलाकर ये हो गए होंगे आपके पास 40 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके का बाइफर्केशन अपने पास है। तो नेशनल इनकम अपन कर चुके हैं, मनी हमारा हो चुका है, अब हमें बैंकिंग करना है। तो टोटल 16 मार्क्स का हमारा कवरेज यहाँ से हो जाएगी। अभी एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगने वाला है ये 12 मार्क्स के लिए, ज्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो वैसे बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, है ना समझने में। चलिए, मनी एंड बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मनी, फिर आपने पढ़ा होगा सप्लाई ऑफ मनी। तो अपन ने मनी की डेफिनेशन से पहले अपन ने क्या पढ़ा, बार्टर सिस्टम। शुरुआत कहां से हुई? तो हमने कहा पहले के टाइम पर क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता था उस इकोनॉमी को क्या कहते थे? सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में मेन प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम में मेन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि जो हम बेचना चाहते हो सामने वाला वो खरीदना चाहता हो, और जो हम खरीदना चाहते हो वो बेचना चाहता हो। मींस 2 बार वॉन्ट्स को कोइंसाइड कराना पड़ता था, तब जाकर आपका एक्सचेंज होता था। बट पहले के टाइम पर गुड्स बहुत लिमिटेड थे, इसलिए एक्सचेंज की जरूरत बहुत कम होती थी, नीड लिमिटेड थी एक्सचेंज की। बट जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगे, हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड हो गई, वॉन्ट्स बढ़ने लगी, और वॉन्ट्स के साथ साथ एक्सचेंज की जरूरत भी ज्यादा होने लगी। और जब एक्सचेंज की नीड ज्यादा हुई तो बार्टर सिस्टम प्रूव्ड इनइफेक्टिव। बार्टर सिस्टम क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया। और जब बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव हो गया तो लोगों को लगा यार अब तो कोई ऐसी चीज इन्वेंट करनी पड़ेगी जिसको सब लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट कर लें, जिसके बदले में हम कोई चीज बेचना चाहें तो वो लेकर बेच सकते हैं, और कोई चीज खरीदना चाहें तो वो देकर हम खरीद सकते हैं। तब उन्होंने मनी को इन्वेंट किया। तो हमने कहा मनी का फॉरमोस्ट फंक्शन, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट जब हमने मनी को इन्वेंट कर लिया तो उसके बाद इसके और भी फंक्शंस हमारे सामने आए। जैसे आपने कहा मेजर ऑफ वैल्यू। पहले हम किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी थिंग को हम वैल्यू नहीं बता पाते थे कि ये गाड़ी कितने की है ना। हम किसी चीज की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे, बट मनी के आने से अब हम हर चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पहले स्टोरेज में बड़ी दिक्कत होती थी, पहले स्टोर करने के लिए हमें गुड्स को स्टोर करना पड़ता था, और गुड्स को स्टोर करने में आपको पता है कि स्पेस भी रिक्वायर्ड है, साथ में उनकी वैल्यू जो क्वालिटी है वो भी डिटोरिएट हो जाती है। तो इसलिए अब मनी के आ जाने से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। आपने देखा कितना कितना पैसा लोग स्टोर कर लेते हैं, उसकी वैल्यू भी डिटोरिएट नहीं होती। मनी तो जितना नोट रखा है वही है एज इट इज, वो तब भी 2000 में चलेगा, तब भी 2000 में। हाँ, आइडल मनी आप पढ़ते हो एफएम के अंदर या बिजनेस में आप पढ़ते हो, या आइडल मनी जो रखा है वो भी तो डाउन हो रहा है ना, उसकी भी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। पता है ना, मनी की भी टाइम वैल्यू के टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू भी कम होती चली गई है ना। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो कम हो जाती है। जैसे पहले के 100 रुपए और आज के 100 रुपए, कुछ आता ही नहीं है ना। 500 रुपए में भी कुछ नहीं आता। पहले 500 में पता नहीं क्या हो जाता था, लोगों की तनख्वाह नहीं होती थी 500 रुपए। तो वही चीज़ है कि टाइम के साथ साथ आपके पास में वैल्यू जो है वो कम हो रही है मनी की, वो आपको पता है। तो अपन ने कहा मनी के स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया, कि अब ट्रांसफर करना भी बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब ट्रांसफर करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तुरंत एक क्लिक के ऊपर हम मनी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। फिर उसके बाद आपके पास इसी में आ गया स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डिलेड, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। तो पहले के टाइम फ्यूचर में पेमेंट कैसे डिसाइड करते, कितना कितना देंगे, बट आज के टाइम पर आप पैसा किसी से लोन भी लेते हो तो विद इंटरेस्ट, इतना महीने का, इतने दिन का, इतना इंटरेस्ट बनता है, विद इंटरेस्ट आप दे देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सारे फंक्शंस थे। तो हमने कहा मनी की डेफिनेशन क्या थी? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट money does. It can be defined as an instrument that serves as a medium of exchange, measure of value, a store of value, transfer of value and a standard for deferred payments. ये कुछ सारे functions लिख दो और ये definition बन गई कि money is what money does.
इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट that serves as a medium of exchange, a measure of value, a store of value and a standard for deferred payments. कोई दिक्कत नहीं है, आप अब उनके फंक्शन सारे लिख दें तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाती है। डेफिनेशन याद हो गई होगी सबको। फिर हमने कहा फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी की फॉर्म्स में अपन ने दो तरीके की बात करी। एक पढ़ा अपन ने फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी, एक पढ़ा अपन ने फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी वो मनी होता है, रेफर्स टू दैट मनी विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर और ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज इश्यूड बाय द ऑर्डर और ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है इश्यू करने के लिए, जैसे कि कॉइन्स हैं या पेपर नोट्स हैं इंडिया के अंदर, यूएसए में डॉलर की बात कर लें तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग वहां पर मनी के टर्म्स में डेफिनेशन है। क्लियर है यहां तक? फिर अपन ने इसी में क्या बात करी, दूसरा आ गया फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी वर्ड का मतलब ही क्या है, ट्रस्ट। तो हमने कहा ये वो मनी है जो गवर्नमेंट इश्यू नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर रही है, विच इज नॉट इश्यूड बाय द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी लोग इसको मनी की तरह एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, है ना। तो अपने कहा फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। जैसे कि चेक का एग्जाम्पल लिया आपने कि भाई चेक कहीं पर ऑर्डर से इशूड नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि हमें सामने वाले पर ट्रस्ट होता है इस वजह से। क्लियर है? इसके बाद अपन ने पढ़ा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, दो चीजें होती है, कॉमोडिटी वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पर उसको हम मार्केट में बेच, मतलब मार्केट में चलाते हैं, मतलब जितने में चलता है मार्केट में। 5 रुपए का कॉइन 5 रुपए के सिक्के जाएंगे तो 5 रुपए की वैल्यू चलेगी। और कॉमोडिटी वैल्यू जिसको अपन जितने उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल कितनी वैल्यू का है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल ज्यादा का हो और सिक्का 5 रुपए का और मटेरियल 10 रुपए का लगा हुआ है, तो फिर अपन उसको एज अ कॉमोडिटी ही ट्रेड कर लेंगे ना, उसमें अपने को उसको मनी के तौर पे चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। मीन्स ऑलवेज मनी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कॉमोडिटी वैल्यू क्या तो मनी वैल्यू के बराबर हो सकती है या तो उससे कम हो सकती है। क्लियर है? तो हमने कहा कि अगर कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर हो जाएं तो उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी, और अगर कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से कम हो तो उस मनी को कहते हैं अपन दैट इज क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स which whose commodity value equals to money value as and when these are issued. क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत किसी को इसमें? फिएट मनी और ये पढ़ने के बाद, फॉर्म्स पढ़ने के बाद आपके पास फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आया, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द people of a country at a particular point of time. Supply of money refers to the stock of money held by the people of a country at a particular point of time. बोलना होता है, मैं भी इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, है ना, जिससे कि तुम लोगों को रिपीट नहीं करोगे, जो नहीं करेगा उसको याद नहीं होंगी चीजें। तो इतना रिवीजन होता है क्लास में, अगर साथ साथ आप रिवाइज करें तो आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी refers to the stock of money held by the people of a country at a particular point of time. क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं कि देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और हमने कहा था इसमें सिर्फ उन लोगों का पैसा आता है दोज हु डिमांड मनी, हम उनका स्टॉक ऑफ मनी नहीं लेते। इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी। सप्लायर्स ऑफ मनी का पैसा इसमें नहीं लेते, सिर्फ हम उनका पैसा लेते हैं दोज हु डिमांड मनी। जो डिमांड करते हैं सिर्फ उनका पैसा आता है, जो सप्लाई करते हैं उनका पैसा इसमें नहीं आता। क्लियर? अब अगला सवाल ये था कि हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो इंडिया में सप्लायर्स में कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। सबसे पहले आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है आपके पास में, वो जितने भी 1 रुपी नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, ऑल कॉइन्स एंड रुपी 1 नोट, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। क्लियर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इशू करते हैं, उसके बाद में आ गया आपके पास में दूसरा
आरबीआई। आरबीआई आपके पास में क्या करता है, बाकी जितने भी पेपर नोट्स हैं वो सारे के सारे आरबीआई इशू करता है। किस बेसिस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऐसा नहीं कि मन करे उतना छाप लो, है ना, ऐसे तो फिर सिचुएशन और खराब हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं, उसके कंट्रोल्स होते हैं। तो हमने कहा मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे। और तीसरी बात अपन ने करी कमर्शियल बैंक्स, तो हमने कहा कमर्शियल बैंक्स के पास कोई पावर नहीं है करेंसी इशू करने की। कमर्शियल बैंक्स के पास कोई पावर नहीं है इशू करने की, करेंसी इशू करने की, बट स्टिल हम क्या कह रहे हैं कि वो आपके पास सप्लायर्स ऑफ मनी है। क्यों? बिकॉज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से वो मनी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो आज के क्लास में सीख लेंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी को? और हमने कहा था जो मनी कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, उस मनी को अपन क्या कहते हैं? बैंक मनी। क्या कहते हैं उसको अपन? बैंक मनी। ये अपन लिख चुके हैं। सप्लायर्स ऑफ मनी की बात, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी की बात करी। मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कैसे मेजरमेंट करते हैं? टोटल कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? 4, M1, M2, M3, M4। हमारे कोर्स में सिर्फ M1 मेजर है, M2, M3, M4 हमारे कोर्स में नहीं है। और M1 मेजर क्या कहता है? M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, वेयर C इज करेंसी। करेंसी में दोनों आ जाते हैं, पेपर एज वेल एज कॉइन्स दोनों आ जाते हैं, पेपर नोट्स एज वेल एज कॉइन्स दोनों आ जाएंगे। और आपके पास दूसरा आ गया DD, डिमांड डिपॉजिट्स। हमने कहा टाइम डिपॉजिट्स नहीं लेते इस मेजरमेंट में, अगले वाले में ले लेंगे, M2, M3 में ले लेंगे, लेकिन यहां नहीं लेंगे। यहां पर सिर्फ कौन से लेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, कमर्शियल बैंक्स ने, पब्लिक ने रखा हुआ है, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा निकाल लेंगे। बैंक में पैसा रखा है, आज जरूरत पड़ेगी तो आज ही निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड आपके पास में डिमांड डिपॉजिट्स। और फिर फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स क्या होती हैं? जिनको हम जब चाहे तब ना नहीं निकाल सकते, मतलब वो फिक्स पीरियड के लिए हमने उसको स्पेसिफिक बुक किया हुआ है। हाँ, उनको सरेंडर करा सकते हैं, उसमें चार्जेस वगैरह होते हैं, बट वो नॉर्मली हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते ऑन डिमांड। तो हमने कहा कि टाइम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं विच कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड। ठीक, क्या डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं? तो डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, वेयर एज टाइम डिपॉजिट्स आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। ये अपने को समझ में आ गया था। फिक्स जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जबकि टाइम डिपॉजिट्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। तो मींस मनी सप्लाई के फर्स्ट मेजरमेंट में, M1 मेजर में, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या लेते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स को लेते हैं। और किसको नहीं लेते? आपके पास में टाइम डिपॉजिट्स को नहीं लेंगे। और तीसरा आ गया अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में अपन ने कहा था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो भी पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड कर लेंगे। फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन सेंट्रल बैंक का जो भी पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। और हमने कहा था कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा रखा हुआ है तो वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। स्पेसिफिकली दो लोगों का पैसा इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तो गवर्नमेंट का जो पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, और दूसरा कमर्शियल बैंक्स का जो पैसा रखा हुआ है आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी इसमें सप्लाई ऑफ मनी। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीटली रिवाइज होगा। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? आगे बात समझ में? अब मैं आपको बैंकिंग स्टार्ट करा रहा हूं, और बैंकिंग की कुछ बातें मैं आपको पहली जो मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक से वो समझाने की कोशिश करता हूं। आज की क्लास में बस वही समझना है अपने को, मनी क्रिएशन लिखना नहीं है, आज बस समझना है। ये पहला टॉपिक है बैंकिंग का, लिखवाऊंगा बाद में, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट कैसे करते हैं, ये अब पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जिस अजम्पशन पर ये आपको समझाया जा रहा है। एक अजम्पशन ये होती है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को अपन एक मानकर चलते हैं, अलग अलग बैंक नहीं मान रहे, हम एक ही बैंक मानकर चल रहे हैं, इसको समझने के लिए। दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी के सारी कहाँ से हो रही हैं? बैंक के थ्रू हो रही है। तीसरी एजम्पशन ले लेते हैं कि ये उनका पास्ट एक्सपीरियंस है
कि सिर्फ 10% लोग ही उनके पास पैसा निकालने आते हैं एक दिन में। ये उनकी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई इससे ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास डेली आते ही नहीं है। जितना पैसा हमारे पास रखा होता है, लाइबिलिटीज होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही हमसे पैसा मांगने आते हैं। क्लियर? ये 3 अजम्पशन क्लियर है। पूरा बैंकिंग सिस्टम को क्या मान लिया? एक मान लिया। सारी ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होंगी? बैंक के थ्रू होंगी। और उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 10% ही कस्टमर्स उनके पास पैसा विड्रॉ करने आते हैं। क्लियर है? अब समझते हैं ट्रांजेक्शन्स को। एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने इनिशियली बैंक में डिपॉजिट कराया, मान लेते 10,000, मान लो 10,000 रुपए डिपॉजिट कराया। अब देखो बैंक के पास ये पैसा आएगा और ये बैंक की क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी। कि कस्टमर ने इतना पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करा दिया 10,000, क्या कभी भी कस्टमर आके विड्रॉ कर सकता है? यस। तो बैंक की क्या बनेगी? ये लायबिलिटी। जब कस्टमर अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट कराता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्राइमरी डिपॉजिट। ये बैंक की लायबिलिटी बन गई। तो बैंक के पास सिचुएशन क्या बनेगी? यहां आ जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 और बैंक के पास पैसा भी आया तो यहाँ पे बैंक या कैश? बैंक के पास तो कैश ही आएगा, कोई दिक्कत? तो ये पोजीशन हो जाएगी बैंक की। जैसे ही कस्टमर डिपॉजिट कराता है तो कस्टमर जो पहली बार डिपॉजिट कराता है उसको अपन क्या कहते हैं? दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट। और ये बन जाती है आपके पास बैंक की लायबिलिटी, क्योंकि कस्टमर कभी भी इस पैसे को विड्रॉ करने आ सकता है। लेकिन बैंक का एक्सपीरियंस क्या है कि अगर इनकी टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी 10,000 है तो सिर्फ कितना पैसा निकालने आएगा कस्टमर? ओनली 1,000 मैक्स टू मैक्स। 1,000 से ज्यादा इनको रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये रख भी रहे हैं तो वो आइडल पड़ा ही रहेगा, पैसा कोई यूज नहीं होगा। तो ये करते क्या है? इनको पता है 1,000 से ज्यादा का जरूरत ही नहीं हमें रखने की, तो ये बाकी का 9,000 क्या करें? लोन दे दे। क्योंकि बैंक का काम तो यही है ना कि भाई जिन लोगों के पास में एक्सेस सरप्लस मनी है वो डिपॉजिट्स रख दे हमारे पास, और जिनको जरूरत है उनको अपन लोन दे दें और बीच में हम इंटरेस्ट कमा लेते हैं। वही तो बैंक की इनकम है। बात समझ में आई? तो अपन ने क्या किया, इन्होंने बैंक क्या करेगा? फिर लोन दे देगा। तो अभी ये बताओ बैंक के पास कैश कितना है? 10,000। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना है? बैंक को कितना रखना पड़ेगा? 1,000 ना। एक्सेस कैश रिजर्व कितना है? 9,000। यहां तक कोई डाउट? अब ये 9,000 का बैंक क्या करेगा? लोन देगा। लोन कभी भी कैश में नहीं देता बैंक, ऑलवेज अकाउंट में देगा। तो जब वो अकाउंट में दे रहा है तो ये बताओ बैंक के पास कैश जो 10,000 था क्या वो कम हुआ, या बैंक के पास अभी भी कैश 10,000 ही है? अभी भी कैश 10,000 ही है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जब कस्टमर सारी ट्रांजेक्शन ये लोन देगा जो 9,000, सिर्फ एक आपके अकाउंट में एंट्री रिफ्लेक्ट कर देगा कि हमने आपको 9,000 दे रखे, अब आप विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? तो मीन्स अभी भी बैंक के पास कितना पैसा है? 10,000। और कस्टमर, ये तो अपन ने पहली बात कर ली, कस्टमर विड्रॉ भी करता है 1,000 रुपए, जैसे मान लो वो विड्रॉ भी कर रहा है एक पहले वाला कस्टमर, तो वो बैंक के थ्रू ही जाएगा ना पैसा, और पूरा बैंकिंग सिस्टम एक है तो एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। बट कैश तो बैंक के पास कितना रहने वाला है? 10,000 ही रहने वाला है। ये हमारी अजम्पशन पर बेस्ड है, बट प्रैक्टिकली बैंकिंग सिस्टम बहुत है तो इसलिए कम ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? समझने के लिए अजम्पशंस, इकोनॉमिक्स तो पूरी जो थ्योरी बनती है वो सारी के सारी अजम्पशन बेस्ड ही पढ़ते हैं हम। कोई भी इकोनॉमिक्स में अंदर कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो सब है कि अगर ये कंडीशन हो तो ऐसा होगा। अजम्पशंस का मतलब ही क्या होता है? प्री कंडीशन की ऐसा होगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि अच्छा सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो हमने कहा अलग अलग ना मानने के बजाय अपन ने पूरे सिस्टम को एक मान लिया है, जिससे कि हम थोड़ा सा समझ पाए और फिर इन चीजों को प्रैक्टिकली डिफरेंट तरीके से हम अप्लाई करते हैं। फिर बिल्कुल सेम एज इट इज अप्लाई नहीं होंगी आपके पास में, बट ये छोटे छोटे लेवल पे, जैसे बैंक अलग अलग है, एक बैंक दूसरे को पैसा देगा, एक में कम होगा दूसरे में ज्यादा, बट हम क्यों माने अलग अलग? हमें समझना है कि मनी क्रिएट कैसे हो रहा है, तो हम उसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लोन दिया, लोन किस में दिया? अकाउंट में दिया, तो बैंक के पास अभी भी पैसा कितना रहा? 10,000। अब मुझे बताओ ये जो कस्टमर था पहले वाला 10,000 वाला, ये भी हमारी लायबिलिटी है, और जो ये वाला जो कस्टमर है जिसको लोन दे दिया आपने 9,000 का, सोचो आप, जिसको आपने लोन दे दिया 9,000 रुपए का, क्या अब ये भी पैसा विड्रॉ करने के लिए आ सकता है? बताओ जरा, क्या अब ये भी पैसा विड्रॉ करने आ सकता है 9,000 वाला कस्टमर भी? यस। तो इस लायबिलिटी को अपन क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। जो लोन देकर हमारी लायबिलिटी बनती है उनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो लोन देकर जो लायबिलिटी बनेगी वो क्या हो जाएंगी अब? हमारी सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंडरी डिपॉजिट की लायबिलिटी कितनी बन गई अब? 9,000। क्लियर? अब हाँ,
जो कस्टमर ने इनिशियली डिपॉजिट कराया उसको क्या बोला अपन ने, प्राइमरी डिपॉजिट। कस्टमर ने 10,000 डिपॉजिट कराया, बैंक के पास कैश आ गया 10,000, प्राइमरी डिपॉजिट बन गई, उसकी लायबिलिटी बन गई कितनी, 10,000। अब बैंक को पता है कि 10% से ज्यादा कस्टमर कभी भी मेरे पास विड्रॉ करने नहीं आएगा, तो बैंक को ये पैसा रख के करना क्या है, तो बैंक को पता है 1,000 रुपए से ज्यादा की मेरे को जरूरत है नहीं, तो बैंक 9,000 रुपए का क्या करे, रखे रखे अपने पास, या उसको किसी को लोन दे दे, लोन दे दे। तो उसने लोन दे दिया। अब जब लोन दिया तो लोन कभी भी हम कैश में देते नहीं है, लोन हमेशा हम अकाउंट के फॉर्म में ही देते हैं, अकाउंट में पैसा क्रेडिट करके देते हैं कि भाई एंट्री आ गई, अब आप पैसा यूज कर सकते हैं। और वही जो यूज करेगा वो भी किसके थ्रू करेगा, बैंक के थ्रू ही करेगा, सीधी सी बात है। तो अपन ने क्या माना कि ये जो जो हम लोन देते हैं और लोन देने की वजह से, अब ये भी क्या है, डिमांड डिपॉजिट है ना, क्या ये कस्टमर इस 9,000 रुपए को निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है। तो ये भी तो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम सेकेंडरी डिपॉजिट्स, क्या बोलते हैं इसको अपन, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो ये भी हमारी लायबिलिटी बन गई सेकेंडरी डिपॉजिट्स 9,000। कैश अभी भी हमारे पास कितना होगा, 10,000 ही होगा। रीजन क्योंकि ये हमने सिर्फ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ना कि हमने कैश में दिया है। अब मुझे ये बताओ टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी कितनी बन गई, 19,000। 19,000 रुपए के लोग कभी भी आकर हमारे पास से विड्रॉ कर सकते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जितने भी टोटल डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटीज हैं, टोटल डिपॉजिट लायबिलिटीज जो है टाइम प्लस डिमांड जो दोनों है, टोटल डिपॉजिट लायबिलिटी कितनी है 19,000। उसका सिर्फ हमारे पास कस्टमर कितना निकालने आ सकता है एक दिन में, 10%। तो हमें कितना कैश रखने की जरूरत है बताओ, 1900। क्या बात समझ में आई, 1900 ही तो रखने की जरूरत है, 19,000 का काम चला देंगे 1900 में। अब बताओ कितना एक्सेस बच गया, फिर बैंक फिर क्या करेगा, यार ये तो एक्स्ट्रा है, क्या करें, लोन दे दें। लोन देने से फिर ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगी आपकी 80,100। अब लायबिलिटी कितनी बढ़ गई, 27,100। तो कैश तो अभी भी बैंक के पास कितना रहेगा, 10,000, और 2710 का पैसा उसको अपने पास रखना पड़ेगा, इतना तो रिजर्व करना पड़ेगा, लोग कभी भी यूज करेंगे। और बाकी का जो बच जाएगा 7290 वो फिर क्या करेगा, लोन दे देगा। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या कह रहे हो। टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई अब 8,000 बनने के बाद 100, तो 10% कितना रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहां तक। बैंक इस प्रोसेस को फॉलो करता है और इसकी हेल्प से देखो, बैंक के पास 10,000 आए थे, इसकी हेल्प से वो अब 1 लाख रुपए तक मनी क्रिएट कर देगा इसकी हेल्प से। ये प्रोसेस तब तक बैंक करता रहेगा जब तक ये क्या ना आ जाए, जीरो। इस प्रोसेस को बैंक कब तक कर सकता है, जब तक उसके पास में जीरो ना आ जाए। मतलब जितना उसके पास कैश रिजर्व है, अगर उतना ही उसके पास रिक्वायर्ड कैश रिजर्व हो जाए तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, तो फिर वो लोन दे ही नहीं पाएगा। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, जीरो ना हो जाए एक्सेस कैश रिजर्व। क्लियर है। इसके थ्रू देखो बैंक ने कितना क्रिएट कर दिया, बैंक आपके पास ऐसा क्रिएट हो गया कि 10,000 डिवाइड बाय 10%, 10,000 की हेल्प से टोटल कितना क्रिएट हो गया, 1 लाख। ये आपके पास मनी क्रिएशन का फॉर्मूला। आप इस तरीके से जब इनको ऐड करते चले जाएंगे ना, तो ये टोटल कितना बनेगा अपने पास, 1 लाख बन जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि बैंक ने कोई करेंसी इशू नहीं करी, बट स्टिल सिर्फ पैसे से पैसा बना दिया, मीन्स डिमांड डिपॉजिट से आपके पास में पैसा उन्होंने क्रिएट किया है। क्या बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट। हाँ जी, यस ट्रू होगी, बैंक का ये पास्ट एक्सपीरियंस है, इसके लिए पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं करने के लिए, है ना। ये जस्ट हमारी अजम्पशन है और ये हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है कि हम इस पे जाके बहस करें कि 10% ही होगा, 15% ही होगा, क्या होगा, वो बैंक का काम है। हमें सिर्फ एक मैकेनिज्म को समझना है कि मनी क्रिएशन का प्रोसेस होता क्या है, बैंक कैसे क्रिएट करता है। क्योंकि बैंक को पता है कि सारे कस्टमर, आप सोचो हम सब ने बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा है, क्या हम सारे डेली पैसा विड्रॉ करने जाते हैं, नहीं, सिर्फ कुछ कस्टमर जाते हैं। और बैंक को ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वहां पे पता होगा। पास्ट एक्सपीरियंस ये नहीं कि नॉर्मल ऐसे एस्टिमेट लगा लेते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक्चुअरीज वगैरह सब होते हैं, तो वो सारा सिस्टम पूरा एस्टिमेट करवाते हैं, तब उनको पता होता है कि अच्छा नॉर्मली कितना, ठीक है। और फिर भी अगर कभी कैश कम पड़ जाता है तो वो ले लेते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक। आपने पढ़ा हुआ है बीएसटी के अंदर भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह, है ना, लेते हैं, जिनको कई प्रकार के बोरिंग्स कहते हैं। आरबीआई से ले लेते हैं, दूसरे बैंक से ले लेते हैं, तो वो ले सकते हैं ओवरनाइट वगैरह, ठीक है। बट एक वो ऑन एन एवरेज तो ऐसा है, ऐसी बहुत रेयर सर्कमस्टांस होगी जब उसके पास पैसा कम पड़ जाए, अदरवाइज वो मिनिमम मेंटेन करके चलते हैं कि एक ठीक ठाक सा एवरेज। सबको पता होता है, आपके घर में आपको नहीं पता होता कि भाई मेरे को कितना पैसा चाहिए। और वो रेयर सर्कमस्टांस ऐसा होगा कि कभी इमरजेंसी आ जाए और हमारे पास पैसे की शॉर्टेज पड़ जाए,
रेयर सर्कमस्टांस, उसमें अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त कोई ना कोई काम आ जाता है, वैसे ही वहां पर भी काम आ जाता है, बैंक से दूसरे बैंक से ले लेते हैं। बताओ, ठीक है। तो ये प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस से की हेल्प से वो मनी क्रिएट कर लेते हैं। ये कहानी पूरी किताब के अंदर आपके पास में पूरी एज इट इज लिखी हुई है, सेम विद एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के साथ में एज इट इज। बस ये है कि इसको एक बार में बच्चे को कम समझ में आता है, 2 या 3 दिन में लगातार करते करते ये आपको बिल्कुल परफेक्शन के साथ समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। बट है इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल सी बात है कि कैश आया 10,000, लाइबिलिटी हमारी 10,000 बन गई, 10,000 का सिर्फ 10% विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इतना होना चाहिए, मीन्स 1,000 रुपये होने चाहिए, तो 9,000 रुपये हमारे पास एक्सेस है, क्या करें, लोन दे दें, लोन अकाउंट में देंगे, कैश अभी भी 10,000 रहेगा। और जब कैश 10,000 रहेगा तो लाइबिलिटी अब कितनी बन गई, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी बन गई आपके पास 19,000, उसका 10% रखना है 1910, बाकी कितना हो गया आपके पास में, सॉरी 1900, और 8100 एक्सेस हो गया, तो उसको क्या कर देंगे अपन, लोन दे देंगे। लोन फिर दोबारा आपके पास अकाउंट में ही देंगे, तो अभी भी कैश तो 10,000 है, लाइबिलिटी फिर बढ़ गई 27,100, तो टोटल कितना 2710 रख लो, बाकी का 7290 लोन दे दो। और ये प्रोसेस चलता जाएगा तब तक ये आपका एक्सेस कैश रिजर्व क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, कि अब हम लोन दे नहीं सकते। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, और इसकी हेल्प से हम इस तरीके से, अगर ये 10% है तो 10,000 डिवाइड बाई 10%, टोटल 1,00,000 मीन्स 10,000 के 90,000 और बढ़ा दिया आपने। दिस इज कॉल्ड बैंक मनी। इसी को बोलते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के पास नोट इश्यू करने की पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनी क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। क्लियर यहां तक? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन का, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक। अगला वाला तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं इस चैप्टर के अंदर, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मनी क्रिएशन। उसके बाद तो है क्या, सेंट्रल बैंक है ना, या बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं, बताओगे जरा कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्रिएशन ऑफ मनी। नहीं, मेन फंक्शन में अगर प्राइमरी बात करूं तो 2 काम होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन, है ना, लोन्स। ये 2 होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, ये प्राइमरी फंक्शन होते हैं, बाकी उसके साथ में चलते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बता सकते हो कुछ? सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। जैसा रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक्स के साथ है, वैसा ही कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स कहाँ पर होते हैं, सेंट्रल बैंक में होते हैं, आरबीआई में होते हैं। इंडिया में आरबीआई कहते हैं सेंट्रल बैंक को, है ना, बैंक ऑफ अमेरिका, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है आपके पास में सेंट्रल बैंक के जो नाम है। तो हमने एक सेंट्रल बैंक क्या करता है, पूरे मॉनेटरी सिस्टम, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ना। तो वो सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम का वो काम है। तो आपको वो बैंकिंग सिस्टम ये पढ़ना है कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस है। तो पहला काम तो बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स, नोट इश्यू करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट इश्यू करता है। दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक रेगुलेशन सुपरवाइज तो करता ही, सुपरवाइजरी रोल, है ना, बैंकों का बैंक है ना, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। जैसा रिलेशन पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, ऐसा कमर्शियल बैंक्स का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। ये भी अपन ने इसमें बात कर ली। उनको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, ये आरबीआई का काम है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना कौन रखता है, फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई रखता है। तो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है ये जो चेक क्लियर होते हैं ये कैसे क्लियर होते हैं, ये आरबीआई के थ्रू होते हैं। तो क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, हमारा चेक, तुम्हारा अकाउंट मेरा एचडीएफसी में है, तुम्हारा आईसीआईसीआई में, तो क्या करेंगे, वहां से आईसीआई में तुम कहाँ डिपॉजिट कराओगे, आईसीआईसीआई में। आईसीआईसीआई वाला क्या करता है, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजता है क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस के पास में सबके, आरबीआई में सबके अकाउंट है, तो वो एक से डेबिट करके, ऐसा नहीं होता कि फिजिकली वो पैसा चेक लेके जा रहे हैं और आईसीआई से पैसा लेकर आएंगे या एचडीएफसी से पैसा लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके का क्लियरिंग हाउसेज होते हैं, वो सेटअप करना आरबीआई की ड्यूटी है, ये चेक क्लियरिंग करवाना ये आरबीआई की ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, अगर कोई बैंकिंग सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि हवा खराब हो जाती है ना, सुना होगा आपने बैंक ऑफ, अभी महाराष्ट्र के अंदर था एक बैंक, कौन सा था, महाराष्ट्र में हुआ था ना अभी पीछे एक, जिसके अंदर ये हो गया था, लोगों को क्या हो जाता है, अफवाह उड़ गई कि बैंक के पास पैसा नहीं है। अब बताओ, आपको ये आपका पैसा रखा है बैंक में और आपको पता चले बैंक में पैसा नहीं है, आप क्या करोगे, बैंक के पास पैसा नहीं है, दिवालिया होने वाला है, क्या करोगे, तो सारे भागेंगे। और सारे भागेंगे तो क्या बैंक के पास इतना पैसा होता है कि सबको दे सके, बताओ, क्या बैंक के पास इतना पैसा होता है कि वो सबको दे सके, नहीं दे सकता। और जब वो सबको दे नहीं सकता तो फिर प्रॉब्लम आती है, उसके पास इमीडिएट कैश क्रंच हो जाता है। तो उसको और कोई पैसा अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो कहां से पैसा वो अरेंज करता है, लास्ट रिजोर्ट है आरबीआई। भाई किसी के पास नहीं मिल रहा तो यहाँ तो
मिलेगा ही मिलेगा। तो आरबीआई इसको फिर ऐसे सिचुएशन में हेल्प करता है। समझ में आ गया? आरबीआई ऑब्वियसली जो लोन देता है उसके भी इंटरेस्ट लेता है, आरबीआई भी तो इंटरेस्ट, ये जो बैंक है वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं और आगे हमें लोन देते हैं। आरबीआई इनको सस्ता देता है और ये हमें और उस पे चार्ज करके, मतलब बीच में इनका मार्जिन होता है। यही तो कमाते हैं। और कमाते क्या बैंक? आरबीआई नहीं, वो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम के पास ही रहता है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट तो पैसा लेती है आरबीआई से, अगर छपवाना होता है उसको, करेंसी छापना होता है, या बैंक, गवर्नमेंट भी लोन लेती है आरबीआई से। क्लियर है? गवर्नमेंट लोन ले सकती है आरबीआई से, ऐसा है। तो बीच में कभी कभार पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट लोन ले लेती है आरबीआई से, हाँ, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो वो आपके पास में फंक्शनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपने को पढ़नी है। आपने कभी रेपो रेट सुना हो, रिवर्स रेपो रेट सुना हो, एसएलआर सुना हो, तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए होगे आप थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपने को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो सुना होगा, ये आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत आसान सा चैप्टर है, 2 या 3 दिन का चैप्टर है ना। उसके बाद में आराम से फिर मस्ती करेंगे, फिर इंडियन इको का एक चैप्टर कर लेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ा एजम्पशन बेस्ड पर पढ़ रखा है अपन ने कि भाई ठीक है पूरा बैंकिंग सिस्टम ये है, एक है ट्रांजेक्शन। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरे 1 लाख क्रिएट करके रखे, ऐसा थोड़ी ना है कि वो पूरा का पूरा ये एक्सेस कैश रिजर्व 0, बट यहां तक वो मैक्सिमम कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि वो सब पूरा का पूरा लोन दे के रखे, नहीं। सिचुएशन ऐसी नहीं है, आरबीआई रेस्ट्रिक्ट करता है। आपको पता है कि सिचुएशन इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की चल रही होती है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई ज़्यादा है, और महंगाई का मतलब क्या है? मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हो नहीं पा रही, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पास प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई डिमांड ज़्यादा है तो लोगों के पास पैसा कम करो, मीन्स लोन कम दो। तो वो आरबीआई कहता है लोन कम दो, और जब ये लोन कम देंगे तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे और ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है अभी अपने को, अभी तो आएंगे धीरे धीरे। अभी तो जस्ट ये कुछ स्टार्ट हुआ है, एक टॉपिक किया है सिर्फ, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है?